मेडिसिन में क्या पढ़ रहे थे? जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग अपन पढ़ रहे थे। जीवाणु जनित रोग में पिछले क्लास में अपन ने लिस्ट्रियोसिस साल वो सारी चीजें पढ़ी थी, कई डिजीज अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट अपन नया डिजीज स्टार्ट करते हैं, साल्मोनेलोसिस। साल्मोनेलोसिस, इसको थोड़ा आप डिटेल से, बहुत लंबा, थोड़ा लेंथी भी है, लंबा है, इसके बारे में जानना भी थोड़ा जरूरी है। और ये एक प्रकार से इम्पोर्टेंट डिजीज भी है। ये अपन आर्थिक महत्व के रूप से भी अपन देख सकते हैं इसको, कि जो किसानों में इससे ज़्यादा नुकसान होता है। ये नुकसान क्यों होता है? क्योंकि इसका एक तो इतना आसान ट्रीटमेंट नहीं होता, उपचार इसका आसान नहीं होता। इसकी वजह क्या होती है? जो साल्मोनेलोसिस, जो जिस जीवाणु से ये साल्मोनेलोसिस होता है, ये होता है अपने शरीर के अंदर। क्या होता है देखो, अपने शरीर के अंदर कोई भी भारी कारक अगर शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर में क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। सही है, एंटीबॉडी बनती है। जैसे कि मैंने आपको फिजियोलॉजी में, अगर पिछली सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, रक्त के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें एंटीबॉडीज, कई प्रकार की एंटीबॉडीज बनी थी, IgA, IgG, IgM। वो सब एंटीबॉडीज क्या करती है? अंदर बाहरी शरीर से, शरीर के बाहर से बाहरी कारकों से शरीर की रक्षा करती है। एंटीबॉडीज क्या करती है? बाहरी कारकों से शरीर की रक्षा करती है। तो जब साल्मोनेलोसिस का जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसके अंदर क्या होता है? उन एंटीबॉडीज का भी असर नहीं हो पाता। क्यों असर नहीं हो पाता? क्योंकि जो ये बैक्टीरिया जो है, ये किसके अंदर जाता है? मैक्रोफेजेस के अंदर जाता है। मैक्रोफेजेस कोशिका कौन सी होती है? भक्षण कोशिकाएं होती है। ऊतक के अंदर टिश्यू के अंदर पाई जाने वाली भक्षक कोशिकाएं, ऊतक के अंदर पाई जाने वाली जो भक्षक कोशिकाएं होती है, उनको क्या बोला जाता है? मैक्रोफेज। उनके जो ऊतक के अंदर भक्षक कोशिकाएं जो होती है, उनको बोला जाता है मैक्रोफेजेस। लेकिन जो साल्मोनेलोसिस का जीवाणु होता है वो रक्त में जाता है। सबसे पहले तो आंत में जाता है। आंत के बड़ी आंत में जाने के बाद, क्या होता है? रक्त में चला जाता है। रक्त में जाने के बाद ये विषैला पदार्थ उत्पन्न कर सकता है, या बैक्टीरिया उत्पन्न कर सकता है। सही है, सेप्टिसिमिया उत्पन्न कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसके बाद ये लीवर में चला जाता है। लीवर में जाने के बाद लीवर से रक्त के अलग अलग ऊतकों में चला जाता है। अब लीवर में जाने के बाद या अलग अलग ऊतकों में जाने के बाद वहां उपस्थित क्या होती है? मैक्रोफेज। उस मैक्रोफेजेस के अंदर ही चला जाता है। जो मैक्रोफेजेस कोशिका है उसके अंदर ही ये भक्षक कोशिकाएं होती है, उनके अंदर चला जाता है। अब मैक्रोफेजेस के अंदर चला गया तो जो एंटीबॉडीज जो होती है, शरीर में पाई जाने वाली एंटीबॉडीज, वो इसके ऊपर असर नहीं कर पाती, मैक्रोफेजेस के ऊपर असर नहीं कर पाती। क्योंकि मैक्रोफेजेस खुद एक भक्षक कोशिका है, तो ये एंटीबॉडीज इसको थोड़ी खत्म करना चाहिए, क्योंकि इसको खत्म नहीं कर सकती। और जो बैक्टीरिया होता है मैक्रोफेजेस के अंदर ही पाया जाता है, तो मैक्रोफेजेस ही खत्म नहीं होगी तो बैक्टीरिया भी खत्म नहीं होता। इसके अलावा जो साल्मोनेलोसिस जो होता है उसके ऊपर कई एंटीबॉडीज, सॉरी, कई एंटीबायोटिक दवाएं ऐसी होती है जो इसके ऊपर कारगर नहीं होती, इसके ऊपर असर नहीं कर पाती। वो अपन आगे देखेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक्स है जो इसके ऊपर असर नहीं कर पा रही है। साल्मोनेलोसिस, इसका उपनाम क्या है? साल्मोनेलोसिस का उपनाम क्या है? इसको बोला जाता है पैरा टाइफॉइड। उपनाम की बात करें तो इसको बोला जाता है पैरा टाइफॉइड। क्या बोला जाता है इसको? पैरा टाइफॉइड। इसके अलावा एंट्रिक फीवर। ये दो प्रकार के नाम है, पैरा टाइफॉइड या एंट्रिक फीवर। ये भी आपको नाम याद रखने हैं साल्मोनेलोसिस के। इसके अलावा कई बार एग्जाम जो पूछा जाता है वो ज़्यादातर तो साल्मोनेलोसिस के नाम से ही पूछा जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है उपनाम के आधार पर भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। इसको पैराटाइफॉइड भी बोल सकते हैं और एंट्रिक फीवर भी इसको बोल सकते हैं। ये उसके क्या हो गए? नाम हो गए। अगर इसके मुख्य लक्षणों की अगर बात करें, साल्मोनेलोसिस में मुख्य लक्षण कौन कौन से दर्शाए जाते हैं, तो सबसे पहले बुखार आती है। उसके बाद में सेप्टिसिमिया हो सकता है, मतलब शरीर रक्त के अंदर जाके ये अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, या किसी प्रकार का विषैला पदार्थ भी रक्त में उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद में कमजोरी आना, इसके अलावा दस्त होना,
दस्त या पेचिस जिसको बोल सकते हैं। अब दस्त और पेचिस में अंतर क्या है? देखो, दस्त आप लोग जानते हो, पेचिस क्या होता है? पेचिस होता है दस्त के साथ खून आना, क्या कहलाता है? पेचिस। मतलब ब्लडी डायरिया जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर ब्लड आ रहा है, ऐसा डायरिया जिसके अंदर ब्लड आ रहा है, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? पेचिस, या इसको डिसेंट्री भी बोला जाता है। जैसे कि डायरिया और डिसेंट्री इनको बोला जाता है। इसके अलावा इसमें और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे मल में तंतु आना, मल में फाइबर उपस्थित होना, मल में फाइबर उपस्थित होना। इसके अलावा गर्भपात, अगर कोई मादा गर्भित है, प्रेग्नेंट है, तो उसका गर्भपात भी हो सकता है, अबॉर्शन भी हो सकता है। सही है, ये मुख्य लक्षण इसके हैं। साल्मोनेलोसिस डिजीज के मुख्य लक्षण कौन से हो गए? बुखार उत्पन्न होना, सेप्टिसीमिया उत्पन्न होना, कमजोरी उत्पन्न होना, दस्त या पेचिस, मल के अंदर फाइबर उपस्थित होना और गर्भपात होना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोग कारक की। ये उपनाम पैराटाइफॉइड और एंट्रिक फीवर, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है रोग कारक एटियोलॉजी। एटियोलॉजी रोग कारक। रोग कारक की बात करें तो इसमें साल्मोनेला स्पीशीज जो है, साल्मोनेला स्पीशीज का मतलब होता है साल्मोनेला में कई बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कई प्रकार के अलग अलग जीवों के अंदर डिजीज उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि अपन ने ब्रुसेलोसिस यानी ब्रुसेला के केस में अपन ने देखा था, ब्रुसेला अबोर्टस हो गया, ब्रुसेला ओबिस हो गया, ब्रुसेला बोविस हो गया, ये सब अलग अलग जीवों को अफेक्ट कर रहे थे। सही है, अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग जीवों को अफेक्ट कर रहा था। उसी प्रकार साल्मोनेला में भी ये सब चीज़ें पाई जाती है। साल्मोनेला भी अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग जीवों को प्रभावित कर सकता है। तो जो साल्मोनेला स्पीशीज, अब कौन सा बैक्टीरिया कौन से जीव को प्रभावित करेगा वो अपन आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो साल्मोनेला स्पीशीज जो है, साल्मोनेला नाम क्यों पड़ा है इसका? एक वैज्ञानिक था जिसने इसको सबसे पहले सन 1900 में इसको खोजा था, जिसका नाम था डॉक्टर सालमन। डॉक्टर सालमन एक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले 1900 ईस्वी के अंदर, सन 1900 ईस्वी में इसको खोजा था। किसके अंदर? सुअर के अंदर। सुअर के अंदर इसे खोजा था और इस सालमन के आधार पर, इस सालमन नाम के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? साल्मोनेला। इस ग्रुप का नाम क्या पड़ा? साल्मोनेला। अगर इसकी अपन बात करते हैं तो ये मैक्रोफेजेज में पाया जा सकता है। मैक्रोफेजेज में मैंने भी आपको बताया कि ये ऊतकों में जाके, रक्त में जाके, रक्त में जाने के बाद अलग अलग ऊतकों में ये चला जाता है, टिश्यूज के अंदर ये चला जाता है, टिश्यू की जाके मैक्रोफेजेज के अंदर ये अपना स्थान बनाता है, मैक्रोफेजेज के अंदर जाके वहाँ पे रहने लगता है। जिस वजह से क्या होता है, कोई जो भी एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स होती है इसके ऊपर असर नहीं कर पाती। इसके अलावा अपन बात करते हैं, ये जो रोग कारक है साल्मोनेला, ये एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसके अलावा छड़नुमा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, छड़नुमा है, गतिशील है। इसके अलावा नॉन स्पोर फॉर्मिंग, नॉन स्पोर फॉर्मिंग मतलब स्पोर्स का निर्माण ये नहीं करता। ये सारे इसके रोग कारक के बारे में, सबसे पहले तो इसको डॉक्टर सालमन ने सन 1900 ईस्वी में सुअर के अंदर इसे खोजा था, जिसके आधार पर इसका नाम पड़ा साल्मोनेला। मैक्रोफेजेज के अंदर ये उपस्थित हो सकता है। ऊतकों के अंदर पाई जाने वाली मैक्रोफेजेज कोशिकाएं, जो कि एक प्रकार की भक्षक कोशिकाएं होती है, उनके अंदर ये उपस्थित हो सकता है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, छड़नुमा है, ये गतिशील है और नॉन स्पोर फॉर्मिंग मतलब स्पोर्स का निर्माण ये नहीं करता है। स्पोर्स का निर्माण अभी तक जितने भी अपन ने बैक्टीरिया पढ़े हैं, जितने भी डिजीज पढ़े हैं, उसमें कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जो स्पोर का निर्माण करता है? सबसे पहला अपन ने बैक्टीरिया पढ़ा था एंथ्रेक्स। केवल वही है जो स्पोर का निर्माण करता है, जिसके स्पोर जो होते हैं वो वातावरण में कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तो एंथ्रेक्स में ही स्पोर का निर्माण होता है। बाकी जितने भी अपन ने बैक्टीरिया पढ़े, किसी के अंदर भी स्पोर्स का निर्माण नहीं होता है।
सभी सारे नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं। ये हो गया ईटियोलॉजी की बात होगी। इसके अलावा अपन बात करते हैं ये जो बैक्टीरिया है ये किन किन चीजों के लिए संवेदनशील होता है। सबसे पहले तो बात करते हैं ऊष्मा, हीट व तापमान। तापमान के प्रति ये संवेदनशील होता है। ऊष्मा व तापमान के प्रति ये संवेदनशील होता है। संवेदनशील का मतलब होता है कि ऊष्मा और तापमान से इस बैक्टीरिया को नष्ट किया जा सकता है। संवेदनशील का मतलब होता है तापमान और ऊष्मा का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तापमान और ऊष्मा से, हीट और टेम्परेचर से इसको नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं ये कहाँ पाया जाता है। सूखे पदार्थ, जैसे सूखे पदार्थों में ये पाया जाता है जैसे कि सूखा मल, उसके अंदर ये पाया जा सकता है। इसके अलावा धूल के कणों में ये काफी दिनों तक जीवित रह सकता है। धूल के कणों में सूखा मल हो गया या सूखे पदार्थ, सूखे जो भी पदार्थ होते हैं उनके अंदर ये कई दिनों तक जीवित रह सकता है। इसके अलावा धूल के कणों में ये उपस्थित हो सकता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं इस रोग कारक में साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है उसके अंदर एक लाइपोपॉलीसेकेराइड पाया जाता है। लाइपोपॉलीसेकेराइड, इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक लाइपोपॉलीसेकेराइड पाया जाता है जिसका नाम है ओ एंटीजन। जिसे क्या बोला जाता है, ओ एंटीजन। जिसे क्या बोला जाता है, ओ एंटीजन। साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है, साल्मोनेलिसिस से जिसकी वजह से, जिस बैक्टीरिया की वजह से ये उत्पन्न होता है, उस बैक्टीरिया के अंदर एक विशेष प्रकार का केमिकल पाया जाता है जिसको बोला जाता है लाइपोपॉलीसेकेराइड। एक पदार्थ पाया जाता है, केमिकल नहीं होता है, एक प्रकार का पदार्थ होता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। उसी प्रकार ये लाइपोपॉलीसेकेराइड का मतलब होता है लिपिड, यानी कि वसा, और पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट। वसा और कार्बोहाइड्रेट के मिक्सर से बना पदार्थ लाइपोपॉलीसेकेराइड कहलाते हैं, जिसका नाम है ओ एंटीजन। ये किसमें पाया जाता है, इस बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। और ये जो ओ एंटीजन है ये एक प्रकार का विषैला पदार्थ होता है। एक प्रकार का विषैला क्या होता है, पदार्थ होता है। और विषैला पदार्थ होने की वजह से जो रोग कारक है, जो रोग है साल्मोनेलिसिस उत्पन्न करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इसकी होती है, ओ एंटीजन की। लाइपोपॉलीसेकेराइड नामक पदार्थ एक इसमें पाया जाता है जो ओ एंटीजन होता है, उसमें उसको ओ एंटीजन कहा जाता है, जो कि एक विषैला पदार्थ है और रोग उत्पन्न करने के जिम्मेदार होता है। रोग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, रोग उत्पन्न करने के लिए, पशुओं के अंदर रोग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है, ओ एंटीजन है। लाइपोपॉलीसेकेराइड है जो ओ एंटीजन के नाम से जाना जाता है और एक प्रकार का विषैला पदार्थ है जो किसमें पाया जाता है, साल्मोनेला स्पीशीज के अंदर पाया जाता है, जो पशु के अंदर रोग उत्पन्न करने का काम करता है। अब विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। जो अलग अलग जीवों के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। केटल की बात करते हैं, सबसे पहले गोवंश की बात करते हैं। तो गोवंश में 3 प्रकार के बैक्टीरिया हैं। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम हो गया। इसके अलावा साल्मोनेला डुबलिन, इसके अलावा साल्मोनेला, इसके अलावा कौन सा होता है, साल्मोनेला न्यूपोर्ट। ये 3 प्रकार के बैक्टीरिया हैं, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, साल्मोनेला डुबलिन और साल्मोनेला न्यूपोर्ट। ये तीनों प्रकार के बैक्टीरिया जो हैं वो केटल में साल्मोनेलिसिस रोग उत्पन्न कर सकते हैं। केटल के अंदर ये रोग उत्पन्न कर सकते हैं। कौन कौन से, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, साल्मोनेला डुबलिन और साल्मोनेला न्यूपोर्ट। ये 3 प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो केटल के अंदर अपना रोग यानी साल्मोनेलिसिस डिजीज उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भेड़ की, सीप।
सीप के अंदर, सीप या गोट दोनों ले सकते हैं इसमें। इनके अंदर एक तो यही साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, एक तो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, इसके अलावा साल्मोनेला डुबलिन, साल्मोनेला डुबलिन, इसके अलावा आगे जो बैक्टीरिया है वो है साल्मोनेला एनाटम, साल्मोनेला एनाटम। ये 3 प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो भेड़ के अंदर और सीप के अंदर साथ, भेड़ और गोट, बकरी, भेड़ और बकरी दोनों के अंदर ही अपना रोग उत्पन्न कर सकते हैं। देखो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम कैटल में भी उत्पन्न करता है, सही है। साल्मोनेला डुबलिन जो है वो भी कैटल में उत्पन्न कर सकता है, और ये दोनों जो है ये भेड़ और गोट जो बकरी है उन दोनों को भी प्रभावित कर सकते हैं। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम और साल्मोनेला डुबलिन जो है वो भेड़ और बकरी दोनों को प्रभावित कर सकते हैं, कैटल को प्रभावित कर सकते हैं, इसके अलावा भेड़ बकरी को भी प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये एक अलग आया है साल्मोनेला न्यूपोर्ट, ये केवल कैटल में प्रभावित होता है, इसके अलावा यहाँ पे जो साल्मोनेला एनाटम जो है वो केवल सीप और गोट में प्रभावित होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं घोड़े की। हॉर्स की अगर बात करते हैं तो हॉर्स में साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम इसमें भी आता है। ये जो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम है ये सार्वजनिक है, ये सभी जीवों के अंदर, हर किसी जीव के अंदर अपना रोग उत्पन्न कर सकता है, चाहे वो कैटल हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे वो सुअर हो, और साथ में ये मानव को भी अफेक्ट कर सकता है। ये एक साल्मोनेलिसिस है, वो एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज है। जो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम जो है वो ह्यूमन को भी अफेक्ट कर सकता है। किसको? ह्यूमन को भी अफेक्ट कर सकता है। जो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम है वो हर किसी जीव को प्रभावित करता है। तो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम ये घोड़े को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा साल्मोनेला एनाटम, साल्मोनेला एनाटम जो सीप और गोट को प्रभावित कर रहा था वो हॉर्स को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा साल्मोनेला न्यूपोर्ट, साल्मोनेला न्यूपोर्ट, और एक आता है साल्मोनेला एंट्रीटाइडिस। साल्मोनेला एंट्रीटाइडिस, ये हो गए बैक्टीरिया हॉर्स के। हॉर्स के अंदर तो सारे बैक्टीरिया आ गए, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, साल्मोनेला एनाटम, साल्मोनेला न्यूपोर्ट जो कैटल को प्रभावित कर रहा था, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा और आ गया साल्मोनेला एंट्रीटिस, सही है। तो साल्मोनेला डुबलिन जो है वो इसको प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट आता है पिग, सुअर को प्रभावित करने वाले कारक, रोग कारक। सुअर में आता है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, इसके अलावा इसमें एक और बैक्टीरिया है साल्मोनेला कोलेरिया, साल्मोनेला क्लोरेस्विस। ये एक बैक्टीरिया हो गए। ये अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग जीवों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि कैटल की अगर बात करें तो कैटल में साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, साल्मोनेला डुबलिन और साल्मोनेला न्यूपोर्ट, ये 3 प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो कैटल को प्रभावित करते हैं। और भेड़ और गोट की बात करें, सीप और गोट की बात करें तो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, साल्मोनेला डुबलिन और साल्मोनेला एनाटम हो गया। घोड़े की बात करें हॉर्स की तो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, साल्मोनेला एनाटम, साल्मोनेला न्यूपोर्ट, और एक इसमें अलग आता है साल्मोनेला एंट्रीटाइडिस। ये हॉर्स को प्रभावित करते हैं। पिग को प्रभावित करने वाले साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम और साल्मोनेला कोलेरिया, साल्मोनेला कोलेरिया, ये अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग जीवों को प्रभावित करते हैं। इसमें अपन बात करते हैं साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम की। ये सार्वजनिक है और ये हर किसी जीव को प्रभावित कर सकता है, साथ ही ये ह्यूमन को भी प्रभावित करता है। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम जो है ये ह्यूमन को भी प्रभावित करता है।
क्योंकि एक प्रकार का साल्मोनेला जो है वो एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज है जो जीवों से, पशुओं से ह्यूमन में भी हो सकता है और ह्यूमन से इसमें हो सकता है, पशुओं के अंदर हो सकता है। ये होगी इसकी एटियोलॉजी, रोग कारक। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम जो है उसके बारे में आपको ज़्यादा याद रखना है। नेक्स्ट आता है इसकी एपिडेमियोलॉजी। इसका फैलाव किस प्रकार होता है? फैलाव के लिए एक प्रकार का सार्वजनिक डिजीज है, जूनोटिक डिजीज है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये पशुओं से मनुष्य में जा सकता है, मनुष्य से पशुओं में भी जा सकता है। इसके अलावा ये एक सार्वजनिक डिजीज है, सार्वजनिक रोग है। सार्वजनिक रोग का मतलब होता है ये हर किसी जीव के अंदर हो सकता है, या इसके अलावा हर किसी ये उम्र के अंदर भी हो सकता है। पशु की किसी भी उम्र में ये रोग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये वयस्क में हो या यंग में हो या बच्चों में हो, ये सभी प्रकार के जीवों में सभी प्रकार की उम्र में ये रोग हो सकता है। इसलिए इसको बोला जाता है एक प्रकार का सार्वजनिक डिजीज होता है। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम जो है वो अधिक फैलता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से सभी जीवों में ये साल्मोनेलिस डिजीज हो सकता है। साथ में ये ह्यूमन को भी प्रभावित कर सकता है और ये सभी उम्र के जीवों में भी हो सकता है। तो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम जो है वो सार्वजनिक है और उससे नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका आर्थिक महत्व इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि ये हर किसी जीव के अंदर हर किसी उम्र में हो सकता है। अब कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो इसके ऊपर प्रभावी नहीं होती, साल्मोनेला के ऊपर, उनके बारे में अपन देखते हैं। जैसे कि एम्पिसिलिन हो गई, इसके अलावा क्लोरियमफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फोनामाइड, सल्फा ड्रग्स बोलते हैं इनको। सल्फोनामाइड्स को क्या बोलते हैं? सल्फा ड्रग्स। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स है। इसके अलावा और भी हो सकती है जो क्या करती है, साल्मोनेलोसिस या इस बैक्टीरिया के ऊपर असर नहीं करती है। ये जो डिजीज है ये इन एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी होता है। एम्पिसिलिन हो गया, क्लोरियमफेनिकोल हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, सल्फानामाइड हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो बैक्टीरिया है ये शरीर में जाने के बाद किस में चला जाता है? मैक्रोफेजेज में चला जाता है, बक्सक कोशिकाओं में चला जाता है। ऊतक में पाई जाने वाली, टिश्यूज के अंदर पाई जाने वाली बक्सक कोशिकाओं में चला जाता है, जहाँ पे क्या होता है, इस एंटीबायोटिक्स का असर नहीं हो पाता। इसके अलावा ये कहाँ पाया जा सकता है बैक्टीरिया? दूषित चारे और मांस में, दूषित चारे और मांस में ये उपस्थित हो सकता है। जो दूषित चारा है, गंदा चारा है, सड़ा गला चारा या सड़ा गला कर मांस की बात करें तो उसमें भी ये उपस्थित हो सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये किसी भी उम्र के पशुओं में हो सकता है, किसी भी नस्ल के पशुओं में ये हो सकता है। इसके अलावा अगर अपन ज़्यादा फैलने की बात करें तो ये भेड़ के अलावा सुअर व बछड़ों में ज़्यादा फैलता है। भेड़, सुअर व बछड़ों में इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। इसके अलावा अपन देखें तो 12 सप्ताह की कम उम्र के जो पशु होते हैं, 12 सप्ताह की कम उम्र, 12 सप्ताह की कम उम्र अपन बात कर सकते हैं। 3 माह से कम उम्र के पशु, 3 माह से कम उम्र के पशु
3 माह से कम उम्र के पशुओं में ये सबसे ज़्यादा होता है। अपन अगर नस्ल की बात करें तो भेड़, सूअर व बछड़ों में सबसे ज़्यादा होता है, सही है। इसके अलावा अगर उम्र की बात करें तो उम्र में 12 सप्ताह से कम के जो जीव होते हैं, जो बछड़े होते हैं, उनके अंदर ये रोग फैलने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। अगर इसका उपचार नहीं किया जाता है तो इसकी मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा होती है। हाई मृत्यु दर या उच्च मृत्यु दर अपन बोल सकते हैं, हाई मोर्टिलिटी रेट। उच्च मृत्यु दर का मतलब होता है अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो लगभग इसकी मोर्टिलिटी जो होती है वो 100% भी हो सकती है। मोर्टिलिटी जो होती है वो 100% का मतलब होता है कि कोई अगर झुंड है, कोई गौशाला है या अपन किसी पशुशाला की बात करते हैं, अगर पशुशाला में एक बार ये रोग फैल गया तो अगर टाइम पर उसका इलाज नहीं किया जाता है इस रोग का, तो उससे पूरे के पूरे पशुओं की मृत्यु हो सकती है। यानी कि इसकी उच्च मृत्यु दर है और ये 100% तक भी जा सकती है। 100% तक मतलब है कि एक पशुशाला में, एक हर्ड में उपस्थित सारे के सारे जीव इस रोग से मर सकते हैं। तो इसलिए उच्च मृत्यु दर। इसका फैलाव किस प्रकार होता है? ये जो होता है मल के द्वारा, ये वातावरण में है, जो वातावरण में लगभग कितने दिनों तक रह सकता है? वातावरण में ये जो जीव है ये 14 महीनों तक रह सकता है। वातावरण में 14 दिनों तक, ये 14 महीनों तक ये जीवित रह सकता है वातावरण के अंदर। अगर अपन बात करते हैं सूखे हुए मल की, बात करते हैं तो सूखे हुए मल में ये 6 साल तक जीवित रह सकता है। सूखे हुए मल में ये 6 साल तक जीवित रह सकता है। अगर बात करते हैं गौमूत्र की, तो गौमूत्र में ये केवल 5 दिन ही जीवित रह सकता है। ओनली 5 डेज के लिए ही यह जीवित रह सकता है। गौमूत्र की बात करें, क्योंकि गौमूत्र जो होते हैं एक प्रकार से एंटीबायोटिक का काम करता है, तो गौमूत्र के अंदर ये 5 दिन तक रह सकते हैं। सूखे हुए मल के अंदर ये 6 साल तक जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा वातावरण में ये 14 महीनों तक जीवित रह सकते हैं। वातावरण में 14 महीनों तक जीवित रह सकते हैं। सूखे हुए मल में 6 साल तक जीवित रह सकते हैं। गौमूत्र में 5 दिन तक ये जीवित रह सकते हैं। अब इसका फैलाव किस प्रकार से होता है? इसका फैलाव जो होता है वो एक तो वातावरण से हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया वातावरण में 14 महीनों तक जीवित रह सकते हैं। एक सूखे हुए मल से, सूखे हुए मल से कैसे? अगर ये सूखा हुआ मल पशु के भोजन में चला जाए और भोजन की सहायता से अगर ये सूखा हुआ मल में उपस्थित बैक्टीरिया शरीर के अंदर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दूषित भोजन से, दूषित पानी से ये फैल सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ कैरियर भी हैं, कुछ और भी जीव हैं जो इसको फैलाते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं पक्षी हो गए, चूहे, कीट और कोई कपड़े, इनके द्वारा भी ये फैल सकते हैं। पक्षियों से भी ये फैल सकते हैं, क्योंकि पक्षी कैरियर का काम कर सकते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का उसका काम कर सकते हैं। चूहे जो है वो पशुशाला में पाए जाने वाले अगर चूहे हैं तो उनसे भी ये रोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। कीटों के द्वारा भी फैल सकता है। इसके अलावा कोई कपड़ा है, कोई गंदा कपड़ा है, कई दिनों से पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से भी ये फैल सकता है, ये डिजीज फैल सकता है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है, इस रोग के फैलने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि किसी भी हर्ड के अंदर या किसी भी ग्रुप के अंदर, पशुओं का जो ग्रुप है उसके अंदर अगर कोई एक संक्रमित पशु चला जाता है, संक्रमित पशु अगर उसमें चला जाता है, किसी हर्ड के अंदर अगर संक्रमित पशु चला जाता है तो उस वजह से भी ये रोग फैल सकता है। अगर कोई संक्रमित पशु किसी हर्ड के अंदर या किसी पशुओं के ग्रुप के अंदर अगर ये चला जाता है तो उस वजह से भी क्या होता है, संक्रमित पशु से फैलाव हो सकता है स्वस्थ पशुओं के अंदर।
तो ये हो गया इसकी एपिडेमियोलॉजी, फैलाव इसका किस प्रकार होता है। बाकी अपन नेक्स्ट इसके बारे में और इसमें कुछ बचा हुआ है थोड़ा सा, एपिडेमियोलॉजी में कुछ और बचा हुआ है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। उसके बाद में रोग जनकता देखेंगे, इसकी किस प्रकार होता है, वो शरीर के अंदर अपना प्रभाव दिखाता है, किस प्रकार ये मैक्रोफेजेज में प्रवेश करता है और कौन कौन से बदलाव ऊतकों के अंदर ये करता है, उस चीज़ के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।